तो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वो लोग जो कोई भी नेशनलिटी है अप्लाई कर रहे हैं क्रोशिया का या माल्टा का। कतर से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्रोशिया है या माल्टा है, कतर वीएफएस, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली वीडियो आपके लिए। उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जिसके कोई भी वीडियो यूजफुल हो उसके साथ वीडियो शेयर भी जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फाइल प्रिपरेशन या कुछ क्वेरी है तो आप उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी अगर आप कतर से अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली माल्टा का एंड क्रोशिया का। तो उससे पहले मैं बात करूँ माल्टा की, क्रोशिया की मैं इसके बात करूँगा। तो जो लोग क्रोशिया वाले हैं उसके करके क्रोशिया की भी देख सकते हैं। पहले हम बात करते हैं माल्टा की। माल्टा की अगर हम बात करें तो जो भी नेशनलिटी है, चाहे इंडियंस है, चाहे नेपाली है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे बांग्लादेशी है, चाहे श्रीलंकन है, कोई भी नेशनलिटी अगर कतर से अप्लाई कर रही है, खासकर माल्टा का, तो अगर आपका अप्रूवल लेटर आ चुका है, लेटर आने में जो भी टाइम लग रहा है वो 2 से 3 महीने लग रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनके 5 मंथ्स भी लग चुके हैं। काफ़ी दिनों से मैं क्वेरी रिसीव कर रहा था रिगार्डिंग कतर के, तो इसके लिए वीडियो बनानी पड़ रही है। तो जिनका वर्क परमिट आ चुका है, जो अभी प्रोसेस करने वाले हैं वीएफएस का, उनके लिए एक बहुत ज़रूरी अपडेट है, वो है डॉक्यूमेंट्स को लेके। कतर वीएफएस ने अभी जो अपनी वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट करी है, वो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। आप उसमें देखोगे तो उसमें आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आपका फ़ोटो और आपका इंश्योरेंस। उसमें जो एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वही सारे करे गए हैं। काफ़ी सारे रिजेक्शन बीच में आए हैं, तो मुझे वीडियो बनाई है मैंने। मुझे किसी ने सेंड करे 3 रिजेक्शंस, जिसमें से रीज़न क्या था कि इंटेंडेड स्टे का, और ऐसा भी नहीं था जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में चलता है कि भाई हमारा हाउसिंग अथॉरिटी या प्रूफ ऑफ रेगुलेशन है या वो है। 2 बंदों की हाउसिंग अथॉरिटी था और 1 बंदे का लीज एग्रीमेंट था। तो तीनों का रिजेक्शन आया। उन्होंने हमारे साथ शेयर करा था प्रोफाइल, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो भी बनाना चाहिए। बंदों में से 2 बंदे थे जिनकी कंपनी सेम थी और एक की कंपनी डिफरेंट थी, और जिसकी कंपनी डिफरेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड कंपनी थी माल्टा की। तो ऐसा भी नहीं था कि कोई ओजो ग्रुप या कोई थर्ड क्लास कंपनी है जिसके वीज़ास नहीं आ रहे हैं। उस कंपनी के वीज़ा नहीं आया। और एक कंपनी, लाइक 2 बंदे इनकी एक सेम कंपनी थी, वो भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, अर्लियर उनके काफ़ी ज़्यादा वीज़ास आए हैं और हमने भी फाइल प्रिपरेशन करी है, तो काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट रहा है। ओवरऑल हम बात करें तो फाइल प्रिपरेशन पे हमारे सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा है। अगर आपको फाइल प्रिपरेशन करानी है, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी नहीं है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, वीज़ा ऑफिसर के सामने आपके प्रोफाइल अच्छे से आए, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स रेडी हो, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल से प्राइस पे हमसे फाइल प्रिपरेशन करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो बेसिकली अब हुआ क्या है कि उनको सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज नहीं मिली उसमें। उन्होंने बोला कि हमारे एजेंट, बेसिकली उनका कोई एजेंट था जो कि कतर बेस्ड था। एक बंदा था जो नेपाली था, जो कि ऑलरेडी माल्टा में था, तो उन्होंने उसका प्रोसेस किया था, जिससे उन्होंने लिया था तकरीबन 22,000 कतरी रियाल, इंडियन करेंसी में 5.5 लाख के आसपास। उन्होंने उस नेपाली बंदे से लिए थे, जो कि नेपाली करेंसी में जाके 9 लाख के आसपास होते हैं। स्टिल उस बंदे ने क्या करा कि उसको बोला अपॉइंटमेंट तो अपने पैसे से बुक करो, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स की जो भी कॉस्ट आएगी डॉक्यूमेंट्स वो करेगा। बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसने ऐसे रेडी करे, उसने कंपनी ऐसी यूज़ करी इंश्योरेंस में, जो कि मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, जो कि यूएस की कंपनी थी। जिसकी कॉस्ट, अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस कतर से बुक करते हो तो करेंटली कंपनी का होना चाहिए, और उसमें भी कुछ सेलेक्टिव कंपनीज हैं, कुछ सेलेक्टिव रिक्वायरमेंट्स हैं एम्बेसी की, जो इंश्योरेंस करना चाहिए। हमारे साथ नेपाल के भाई जुड़े हुए हैं जो हमसे इंश्योरेंस कभी कभी डिमांड करते हैं, या जो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं, उनको मैं भी बोलता हूँ। और हमेशा जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मेरे से बात जिनकी डेली बेसिस पे होती है, क्वेरी आती है, उनको हमेशा बोलता हूँ कि गल्फ़ का अलग रूल है, इंडिया का अलग रूल है। तो जब आप अप्लाई करें तो चीज़ें देख करें, नेपाल का अलग रूल है। तो उन्होंने कोई यूएस की कंपनी थी, कि ट्रैविक या कोई ऐसी कंपनी थी, जिसका उन्होंने इंश्योरेंस बुक किया, जिसकी कॉस्ट थी अप्रॉक्स 2800 के आसपास, 3030 डॉलर्स के आसपास थी। तो मतलब सस्ते के चक्कर में उन्होंने ऐसी कंपनी का बुक किया कि जिससे 36 आई गेस या $30 थी आई गेस। तो उस कंपनी का बुक किया जिसपे इंटरनेट स्टे, बट मुझे पता है कि जो इंश्योरेंस डिमांड है उनकी वो थी है। और टिकट को लेकर हमेशा से बोलता हूँ कि उस बंदे से टिकट के लिए उन्होंने 140 रियाल लिए गए, जो कि तकरीबन 3,000 रुपये थे। टिकट वो कभी डिमांड नहीं करते, वो आपसे एक आइटनरी की डिमांड करते हैं। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूँगा, अगर मुझे मिला तो उसको मैं बोलूँगा मुझे शेयर करने के लिए। अगर वो शेयर करता है तो यहाँ पे मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी पूरा गलत फिल किया था। वहाँ पे ऑप्शन होता है, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप किसी से एडवाइस लो। यहाँ पे सारे ऐसे यूट्यूबर नहीं है, यहाँ पे सारे ऐसे एजेंट्स नहीं है जो आपसे हर चीज़ का पैसा चाहता है। आई नो यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग हैं, आप हमसे पूछ सकते हो, ऐसे लोगों से पूछ सकते हो जो पैसे चार्ज नहीं करते। नहीं तो कई लोग हैं जो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख चार्ज करते हैं जस्ट फॉर इंक्वायरी, जस्ट ऑन फाइल प्रिपरेशन। हमारा ऐसा नहीं है, बाकी कुछ और लोग भी होते हैं, हम उनसे भी पूछ सकते हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जहाँ पे लिखा होता है कि आपका ऑक्यूपेशन, वहाँ पे आपकी कंपनी जो माल्टा में उसका ऑक्यूपेशन नहीं होता, करेंटली आप काम कर रहे हैं उसका ऑक्यूपेशन होता है।
वहाँ पे आपको वो ऑक्यूपेशन, वो चीज़ डालनी है, ना कि आपको माल्टा का डालना है कि माल्टा में मेरी वेटर की जॉब थी। तो यहाँ पे एक गलती, तो उसके अलावा 3 गलतियाँ और थी। तो सिर्फ़ ऐसा नहीं होता है कि आपका अकोमोडेशन की दिक्कत है, इसकी वजह से आपका वो पॉइंट आएगा, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो उसमें एलोबरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एलोबरेट कर देंगे तो वहाँ पे दिक्कत आती है। ऐसा भी नहीं होता है कि अगर आपका कंपनी ने वीज़ा या एम्बेसी ने वीज़ा देना ही है, नॉट कंपनी, एम्बेसी ने आपको वीज़ा देना ही है, तो आपसे इंटरव्यू नहीं करती। अगर उनको वीज़ा देना है, कुछ डाउट है, कुछ गलती है, तो आपसे इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, और इंटरव्यू में वो जस्ट वो क्लियर करते हैं कि हाँ, हमें इसका वीज़ा देने का मन है, उससे कुछ कंफर्म करना है, वो जाता है तो वीज़ा मिल जाता है। इंटरव्यू होता है इसके लिए, और उनको वीज़ा रिजेक्ट करना होता है, वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। वीज़ा देने का मन होता है, कुछ डाउट होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो इंटरव्यू लेते हैं ताकि कुछ क्लियर कर सके, कुछ कंफर्म कर सके। अलावा काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई उसमें कवरिंग लेटर नहीं लिखा हुआ है, उसमें सीवी नहीं लिखा हुआ, उसमें और भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखे हैं। मेरी कई वीडियोज़ के नीचे कमेंट आते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट उसमें मेन डॉक्यूमेंट्स मेंशन है। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपको ये भी लगाना है, उसको ये भी लगाना है, उसको नहीं लगाना। बट जब वीएफएस जा रहे हो, अगर वीएफएस में आपसे हर एक डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, आपसे मेडिकल ले रहे हैं, आपसे सीवी ले रहे हैं, आपसे कवरिंग लेटर ले रहे हैं, एम्बेसी का सब कुछ ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड है और आपको देना चाहिए। एक्सपीरियंस में लोग फेक एक्सपीरियंस लेटर बना रहे हो, भाई कैसे फेक बना सकते हो? कतर में रह रहे हो, गल्फ में, किसी भी गल्फ कंट्री रह रहे हो, आपका वीज़ा पे सारा रिकॉर्ड है, आप कैसे फेक एक्सपीरियंस लेटर लगा सकते हो? आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जहाँ आप 6 लाख खर्च कर रहे हो, 7 लाख खर्च कर रहे हो, 5 लाख खर्च कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप किसी की एडवाइस ले लो, सपोज़ वो पैसे भी चार्ज कर रहा है, तो उस चीज़ की वो वर्थ है। ना कि वो एजेंट जो आपका बैठा हुआ है कहीं माल्टा में, क्रोएशिया में, नेपाल में, इंडिया में, जो आपसे प्रॉफिट 3 लाख 4 लाख का रखा है, इसकी कॉस्ट 1 डेढ़ लाख होनी चाहिए, आपसे 5 लाख ले रहा है, 6 लाख ले रहा है, उसको आप आँखें बंद करके करो। उसको अपना जो पैसे हैं वो मिल जाएँगे। उसने एक ऐसी कंपनी में कराया था जिसका मुझे पता है 1500 यूरो कंपनी चार्ज करती है, बट उससे उसने ऑलरेडी 3 लाख नेपाली 3 लाख इंडियन ले लिए थे, और बाकी उसने बोला था कि 2.5 लाख जो होंगे वीज़ा लगने के बाद लेंगे। उस 3 लाख में से जो कॉस्ट थी वो थी 1,30,000 के आसपास। बाकी जो पैसा था वो एजेंट को बच गया। एजेंट का काम हो गया, लेकिन लॉस किससे हुआ? एप्लीकेंट का। एप्लीकेंट ने डॉक्यूमेंट्स पे भी लगाया, एप्लीकेंट ने अपॉइंटमेंट पे भी लगाया, एम्बेसी फीस पे भी लगाया, उसका 40 से 50,000 रुपये उसका खर्चा हो गया वहाँ पे, अप्रॉक्स 2400 रियाल के आसपास। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं, जो आपको सोचनी पड़ती हैं। तो डॉक्यूमेंट्स सफिशिएंट नहीं है, चेकलिस्ट में चेकलिस्ट चेंज हुई है, तो उस चीज़ को ध्यान दें। कतर वाले लोग जो माल्टा का अप्लाई कर रहे हैं, ये माइंड में रख लें अपनी चीज़ें कि इतनी ईज़ी चीज़ें नहीं है। अगर इतनी ईज़ी होती तो आप सोचो कि सिर्फ आप ही नहीं अप्लाई कर रहे हो कतर से। कतर से थाउजेंड्स ऑफ पीपल अप्लाई कर रहे हैं, जिनमें से वीज़ा सेलेक्टिव लोगों को ही मिलता है। तो सिर्फ आप ही नहीं, जो आपको वीज़ा मिल जाएगा या वीज़ा नहीं मिलेगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। मैं जानता हूँ कि आज के टाइम पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनसे आप अच्छे से पूछ भी नहीं सकते। आपसे बात करने के 20 यूरो, 10 यूरो, 30 यूरो चार्ज करते हैं। या फिर अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आपसे 40,000, डॉक्यूमेंट्स के लिए 50,000, 60,000 डिमांड करते हैं। आई नो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट उनमें ही आपको कुछ सही लोग भी मिल जाएंगे जिनसे आप चीज़ें पूछ सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिनकी प्रोफाइल भी अप्लाई करने लायक नहीं। एक बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है, उसका टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो माल्टा का, किसके लिए? अपने 15-20,000 के चक्कर में। आप किसी को फैक्ट नहीं बता रहे हो कि वीडियो आई कैसे लंबी होने वाली है। बंदा आ रहा है कि भाई मुझे सीवी बनाना है, आप उसको बिना फैक्ट बताए कि हाँ बन जाएगी, आप उससे 5,000 ले रहे हो, 8,000 ले रहे हो, तो वहाँ पे वो गलत है। तो कुछ भी चीज़ें होती हैं, स्टिल बोल रहा हूँ, डाउट अपना क्लियर करो। हम किसी भी प्रकार के पैसे चार्ज नहीं करते हैं बात करने के। फिर से बोल रहा हूँ, हम बात करने के कोई भी पैसे चार्ज नहीं करते हैं। अगर आपको अपने कोई डाउट क्लियर करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। हम कोई भी प्रकार का पैसा चार्ज नहीं करते हैं इस चीज़ का। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोएशिया की। तो क्रोएशिया की मेनली जो वीडियो होने वाली है, वो होने वाली है नेपालीज़ के लिए और इंडियंस के लिए। तो क्रोएशिया का क्या सीन हो रहा है कि अभी के टाइम पे अगर आपका ना पीसीसी, नेपालीज़ का क्या होता है कि पीसीसी आपको नेपाल से बनाना पड़ता है, फिर मुफा से अटेस्टेशन होती है। उसके बाद आपको क्रोएशिया एम्बेसी से अटेस्टेशन कराना पड़ता है, जो कि इंडिया में है। कुछ बीच में ऐसी पीसीसी हुई जिनको एजेंट ने फेक अटेस्टेशन करा के दी है। आपको पता नहीं चलेगा कि फेक है, कॉपी है, एजेंट्स को अपना पैसा याद आता है। और काफ़ी सारे लोग जो बोलते हैं हमें फास्ट कराना है, हमें ऐसा कराना है, वैसा कराना है, उनमें वो पीसीसी दे तो देते हैं। एजेंट किसी ओरिजिनल पीसीसी का फ़ोटोकॉपी निकाल के आपको पीसीसी पे करके आपको स्कैन करके भेज देंगे, और आप अप्लाई भी कर दोगे। हो सकता है आपका परमिट भी आ जाए, हो सकता है आपका वीज़ा भी आ जाए, बट बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें वीज़ा आ जाता है। अगर वीज़ा आ जाता है तो आपकी टीआरसी नहीं बनती है, तो 100% 2000% श्योर है, बट वीज़ा ही नहीं आता है। तो अगर आपका वीज़ा नहीं आ रहा है, तो उसका एक मेन रीज़न ये है, तो किसी ट्रस्टेड बंदे से आप पहली बात तो पीसीसी अटेस्टेशन करवाएं, नेपालीज़ के लिए। उसके बाद में यह है कि भाई उसके बाद जब आपका पीसीसी आ जाता है, उसके बाद जब वर्क परमिट अप्लाई करते हैं,
जो आप इन्फॉर्मेशन तब दे रहे हो वही इन्फॉर्मेशन आप बाद में भी यूज़ करो। और ये चीज़ें मत करो क्रोशिया के केस में खासकर कि एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक्सपीरियंस शो कर रहे हो। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा करते हैं नेपालीस लोग। आप एक्सपीरियंस लेटर अगर आप फेक ही बना रहे हो तो आपको दिखने में लगना चाहिए कि हाँ एक्सपीरियंस लेटर है, लेकिन वो दिखने में ही फेक लगता है। मेरे पास स्पेक्ट्रस ऑफ प्रूफ पड़े हुए हैं एक्सपीरियंस लेटर के, देखने में ही फेक लगते हैं। मैं शायद दिखा भी दूंगा कि वो एक्सपीरियंस लेटर लगते ही नहीं कि वो एक्सपीरियंस लेटर है। ऐसे आप बनाते हो एक उनके फॉर्मेट, उनकी सारी चीज़ें अच्छे से रखो कि देखने में लगे। अगर मुझे लग रहा है तो एम्बेसी तो आप पहचान जाएगी कि एक्सपीरियंस लेटर आपका फेक है। इवन यू आर वर्किंग कतर, तो कतर में आप कंपनी का आपका वीज़ा, रेजिडेंसी कार्ड पे सब कुछ, आप कैसे ये चीज़ कर सकते हो। उसके बाद बात करें इंश्योरेंस की, जो कि हमने माल्टा वाले का डिस्कस किया, वही हम क्रोशिया वाले में डिस्कस कर रहे हैं। इंश्योरेंस आइटनरी मांगते हैं टिकट का। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें कन्फर्म चाहिए, हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। वो सेटिस्फेक्शन की बात नहीं, भाई कौन कैसे सेटिस्फाई होता है। सेकेंडली इंश्योरेंस को लेके कतरी कंपनी का इंश्योरेंस आप यूज़ करें रैदर देन कि आप कोई यूएस कंपनी का, आप इंडियन कंपनी का, आप नेपाल कंपनी का। एजेंट के बहकावे में मत आए, कोई बोलता है मत आओ, ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। उसके अलावा जो क्रोशिया में अकोमोडेशन अगर कंपनी दे रही है तो कंपनी से उसका प्रूफ लो। कंपनी अगर, और हाँ, अगर प्रूफ नहीं ले रहे हो तो आप एक लेटर तो एटलीस्ट आपको लेना है जिसमें कंपनी मेंशन करे कि भाई हम ही इन्हें अकोमोडेशन दे रहे हैं या ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, एक उसके लिए लेटर आपको लेना पड़ेगा। और अकोमोडेशन अगर कंपनी दे ही रही है तो उसके लिए पार्टिकुलर आपको एक देना पड़ेगा, एक लेटर, कंपनी का लेटर हेड पे क्रोशिया में, कि हम इन्हें अकोमोडेशन दे रहे हैं, ये एड्रेस है और ये सारी चीज़ें, कॉन्टेक्टेड पर्सन का अकोमोडेशन जो दे रहा है उसका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें, एक लेटर आप उनसे लो। नहीं तो अगर आपकी कंपनी नहीं दे रही है अकोमोडेशन तो आपको सेपरेटली अकोमोडेशन बुक करना पड़ेगा। वो नहीं करोगे तो आपको वीज़ा नहीं आएगा। क्रोशिया का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। आप एक बार गलती करोगे दोबारा फिल नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान दो। एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल करो। क्रोशिया का एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है जो आप डाउनलोड करके फिल कर सकते हो बाई हैंड और बाई पीडीएफ। इसको आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके। वहाँ पे आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। इसमें अकोमोडेशन और कंपनी की डिटेल्स में लोग मिसप्लेस कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जहाँ पे कंपनी की डिटेल्स डालनी है वहाँ पे आपको अकोमोडेशन पे डाल देते हो, अकोमोडेशन वाले पे कंपनी की डाल देते हो। एक चीज़ में सही होती है कि तुक्का आपका लग जाता है, किस्मत आपको हो जाता है, लक बाई चांस, कि हाँ आप कंपनी आपके प्रोवाइड करे। बट अगर किसी कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन जॉब लेते हैं उनको मैंने हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको ऑनलाइन जॉब मिल गई, बट ये मत सोचो कि हमें ऑनलाइन जॉब मिली है। जो लोग जा रहे हैं वो ऑनलाइन जॉब लेके जा रहे हैं, 10% ऑनलाइन जॉब लेते हैं, 5% ऑनलाइन जॉब लेते हैं, बाकी 90 to 95% लोग एजेंट्स के थ्रू जाते हैं जो कि हैवी अमाउंट पे करते हैं, 7-8 लाख, 6 लाख करेंसी आप अपनी देख सकते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक बिल्कुल मत करें। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होता है। जब एप्लीकेशन फॉर्म चेंज हुआ था तो हमें समझने में इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। तो जो बंदा फ्रेशर है, जो बंदा खुद कर रहा है, हमें तो एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन जो नहीं है, जिसने कभी नहीं किया, उसके लिए कैसी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको जो समझ में आता है वो फिल करके दे देता है। ये तो एक रिक्वायरमेंट है। उसको पता है कि भाई जो बंदा कतर में है, जो बंदा सऊदी में है, जो यूएई में है, कुवैत में है, बहरीन में है, उसको ऐसा लगता है कि कंपनी वीज़ा देती है, कंपनी ने अप्रूवल दे दी है, ये फॉर्मेलिटी है, सिर्फ स्टिकर लगाने के लिए है और हमें डिटेल्स देनी है, स्टिकर हमारे पासपोर्ट पे लेके आ जाएगा और हम चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये मैं हर एक कंट्री का बता रहा हूँ, कतर में जो है या गल्फ में जो है, माल्टा, क्रोशिया, जो भी यूरोपियन कंट्री है, कंपनी अप्रूवल देती है। जस्ट जैसे कतर की कंपनी या गल्फ की कंपनी से आपको वीज़ा देती हैं, वो इतना ईजी नहीं है कि यूरोप की कंपनी आपको सिर्फ अप्रूवल दे सकती है, वो वीज़ा नहीं देती हैं आपकी। इस चीज़ को ध्यान दो। और जब भी अप्लाई करो, जो मेन डॉक्यूमेंट्स है आपके एप्लीकेशन फॉर्म खासकर, इसको अच्छे से फिल करो। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे कवरिंग लेटर को, एम्बेसी को हमेशा एक डेडिकेट करो। माल्टा के में मैं नहीं बोलता कि आप लगाओ ही लगाओ, बट स्टिल हम यूज़ करते हैं। क्रोशिया के में मैं 100% रिकमेंड करता हूँ आप एक कवरिंग लेटर एम्बेसी को डेडिकेट करके दो। कवरिंग लेटर कभी भी कॉपी पेस्ट मत करो। अगर आपकी प्रोफाइल उसमें मेंशन करो, अपने आप को मेंशन करो, कंपनी को मेंशन करो, अकोमोडेशन को मेंशन करो, आपके फाइनेंशियल्स को मेंशन करो, अपने ट्रैवलिंग डिटेल्स को मेंशन करो। कवरिंग लेटर ज़रूर बनाओ और एम्बेसी को हमेशा डेडिकेट करो। एम्बेसी को, टू द एम्बेसी लिखो, टू द वीएफएस नहीं, क्योंकि वीज़ा वीएफएस नहीं देती है, वीज़ा एम्बेसी देती है। और भी चीज़ें हैं, वीडियो लंबी हो रही है, तो जिसकी क्रोशिया के लिए कोई अप्लाई कर रहा है, कोई माल्टा के लिए अप्लाई कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, हमसे बात करना फ्री है। हम किसी भी प्रकार के पैसे चार्ज नहीं करते हैं कि अगर हमसे बात करना है तो अपॉइंटमेंट लो, स्लॉट के आपको 10 यूरो देने पड़ेंगे, 20 यूरो देने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, फिर मैं आपको लगा दूंगा। आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो यूजफुल रही है, आपको यूजफुल लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उन लोगों के साथ शेयर करना जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, करना चाहते हैं या कर चुके हैं। आई होप
जिनके रिजेक्शन भी आए हैं वही चीज़ें समझें और रीअप्लाई करें तो उनका वीज़ा आ जाए, उन चीज़ों को ध्यान दें। जिसके रिजेक्शंस भी आए हैं एक बार को रिस्क ले सकते हैं बेटर डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर रिस्क क्या रहेगा आपका, पहली बात तो अगर आप गल्फ में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते माल्टा का। क्रोएशिया का करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट्स बेसिकली एक इन चीज़ों का रिस्क है। आप रिस्क लेके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, माइट भी आपका वीज़ा आ जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। बाकी कुछ भी होता है डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।